ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। मान्यवर, ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है। बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। और मान्यवर, आज तो मैं इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है। संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? हमारे संविधान के सारे बताए हुए रास्ते सारे कुंद हो गए, बंद हो गए? मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, राज्य शासन और संविधान की वैधता को किसी भी अन्याय के अवेज में चुनौती दी जा सकती है क्या? अन्याय के खिलाफ लड़ने का हमारे संविधान ने रास्ता बनाया है, इसीलिए राजकुमार रोत यहां बैठे हैं, चुनाव लड़े इसलिए यहां बैठे हैं, वरना वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते अगर हथियार लिया होता, हथियार लिया होता तो। आपने, हाँ, इसीलिए कहता हूं यही रास्ता है, यही रास्ता है। हमने आज जिस व्यवस्था के निर्मूलन की मैं बात कर रहा हूं मान्यवर,
वो लोकतंत्र की जड़ों पर वार कर रही है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है, हथियारों से नहीं निकल सकता। मान्यवर, इन्होंने इस देश में वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया, स्टेट का वैक्यूम, सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान पर से श्रद्धा खत्म कर संविधान का वैक्यूम और पुलिस थानों को जलाकर सिक्योरिटी का वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार ये लंबा समय नहीं चलेगी। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करने का, कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे हैं बातचीत करो, जो कह रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी, हथियार डाल दो। 75 में जैसे ही कांग्रेस का समर्थन मिला, एमसीसी माओइस्ट बनी और बिहार झारखंड केंद्रित पार्टी बनी, फिर पीडब्ल्यूजी 80 में बना, वो आंध्र केंद्रित बना, 82 में दलित किसान केंद्रित सशस्त्र संघर्ष सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी बिहार में बनी, दलित किसान केंद्रित संघर्ष इनका उद्देश्य था। 98 में पीपल्स वॉर ग्रुप बना और उसमें माओवादियों का एकत्रीकरण हुआ। इतना सब करने के बाद भी वो सफल नहीं हुए और 2000 में PLJA बना, GA बना, जो सैन्य विंग बनी, गुरुल्ला फोर्स बनाई मान्यवर, और 2004 में ये PWG MCC दोनों का विलय हो गया। तो थियोरी वाले और हथियार उठाने वाले दोनों 2004 में विलीनीकरण हुआ, 14 में मोदी जी आए और 26 में सबकी समाप्ति हो गई। 1925 से लेकर 2026 तक 101 साल का उनका इतिहास है मानिए। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथी सदस्यों को जो सामने बैठे हैं, आप इसको अन्याय का स्वरूप, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का स्वरूप मानकर महिमा मंडित मत करो। हम जिस सदन में बैठे हैं इसका विरोध करने के लिए वो जन्मे हैं। वोट की जगह बुलेट से शासन प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं जो इनके समर्थन में, जिनको पॉपुलर लैंग्वेज में अर्बन नक्सल कहते हैं, वो बुद्धिजीवी भाइयों को सवाल करना चाहता हूं। मैंने 6 दिन से लगभग 2000 आर्टिकल निकाले, सारे बुद्धिजीवी भाइयों ने लिखे हुए। मेरे पास इसका पूरा जिस्ट भी है। ये सभी आर्टिकलों में, सभी आर्टिकल हथियार उठाकर घूमने वाले माओवादियों के साथ चर्चा करो, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, इनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, सरकार विकास जल्दी करे, इस प्रकार के। एक भी आर्टिकल जो 8 साल का अबूझ बच्चे को उठा ले जाकर हाथ में हथियार पकड़ा दिए, इसकी मां के लिए नहीं है। मान्यवर, एक भी आर्टिकल अपने गांव से खेत में जाते हुए किसान का पैर उड़ गया और पूरा जीवन दिव्यांग बन गया, इसकी सिंपैथी के लिए नहीं है। 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते लड़ते शहीद हो गए,
उनकी विधवाओं के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है, इनके अनाथ बच्चों के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता मान्यवर। ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है।